टॉपिक है प्रॉक्सी बीटा ऑब्लिक असेट बीटा ऑब्लिक इक्विटी बीटा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्योर प्ले टेक्निक। प्योर प्ले टेक्निक। और इसी टॉपिक को हम एक और चीज बोल सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन into new business। into new business। आइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 2016 सिलेबस ऑफ सीए में फाइनल। अभी तक इस कॉन्सेप्ट पर कोई एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ है, तो आज हम थोड़ा सा इस बात को डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके एक एक टर्म्स पर। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? देखो, ये एक व्यक्ति हैं मिस्टर एक्स। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को पकड़ना। ये जो मिस्टर एक्स हैं, ये इस समय पर सॉफ्ट टॉयज के बिजनेस में लगा हुआ है। जो ये मिस्टर एक्स हैं, ये क्या बिजनेस कर रहा है? सॉफ्ट टॉय का बिजनेस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मिस्टर एक्स हैं, या इसकी जो कंपनी है, या ये जो एंटिटी है, ये टॉयज इंडस्ट्री का एक पार्टिसिपेंट है। टॉय इंडस्ट्रीज। क्लियर? बिल्कुल। जो ये मिस्टर एक्स हैं, जो कि क्या बिजनेस कर रहे हैं? सॉफ्ट टॉय का बिजनेस कर रहे हैं। तो ये टॉय इंडस्ट्री का एक पार्टिसिपेंट है। यानी इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस टॉय इंडस्ट्री की जो रिस्क या जो रिटर्न होगी, वो मिस्टर एक्स के ऊपर भी लग रही है। क्यों? क्योंकि जो मिस्टर एक्स हैं, वो इस टॉय इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट हैं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अंडर कैपिटल मार्केट प्राइसिंग थ्योरी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि मार्केट में अनसिस्टमेटिक रिस्क जीरो हो जाती है, और जो रिस्क मार्केट में प्रिवेल करती है वो सिस्टमेटिक रिस्क होती है। और उसी सिस्टमेटिक रिस्क को हम क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। उसी सिस्टमेटिक रिस्क को हम क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। ठीक है ना? नाउ, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये मिस्टर एक्स, जो कि टॉय इंडस्ट्री का एक पार्टिसिपेंट है, एट प्रेजेंट इसके ऊपर टॉय इंडस्ट्री की रिस्क क्या हो रही है? एप्लीकेबल हो रही है। अब ये मिस्टर एक्स सोच रहे हैं, यार क्यों ना मैं बिजनेस के डाइवर्सिफिकेशन में जाऊं। wants to enter into new business। wants to enter into new business। और वो बिजनेस ये किस चीज का करना चाहता है? मिस्टर ए, मान लेते हैं ये
इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एंटर करेंगे तो ये किसके पार्टिसिपेंट बनेंगे? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। बोलिए एग्री और नॉट। तो जब मिस्टर एक्स, जो कि एट प्रेजेंट सॉफ्ट टॉय के बिजनेस में है, वॉन्ट्स टू एंटर इनटू अ न्यू बिजनेस जो कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जहां पर वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का पार्टिसिपेंट बनेगा, तो इसी को कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन करना। इसी को कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन। मेरे हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग बिल्कुल क्लियर है अब आपको। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन? जब कोई भी पर्सन अपनी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस लाइन के साथ साथ या उसके स्थान पर किसी दूसरे नए मार्केट में वो एंटर करना चाहता है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन इनटू न्यू बिजनेस। अब मुझे एक बात बताओ, मिस्टर एक्स जो कि अभी सॉफ्ट टॉयज में डील कर रहे हैं, जो कि टॉय इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसका असेट स्ट्रक्चर और अब वो जिस नए इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में जाना चाहते हैं उसका असेट स्ट्रक्चर क्या एक समान होगा? एक समान होने का मतलब, जिन असेट्स का यूज करके वो टॉयज बना सकते हैं, क्या उन्हीं असेट का यूज करके वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं क्या? या फिर, बहुत ध्यान से सुनना, या फिर टॉय बनाने की जो असेट स्ट्रक्चर होगा वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के असेट स्ट्रक्चर से टोटली डिफरेंट होगा? क्या बोलते हैं आप? बताइए, क्या सोचते हैं इस बात पर? बिल्कुल अलग होगा। जो असेट टॉयज बनाने के काम में आ रही हैं, वही असेट इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की डिवाइसेस बनाने में काम नहीं आ सकती हैं। तो मिस्टर एक्स को अपना असेट स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। क्लियर बिल्कुल यहां तक? असेट स्ट्रक्चर के चेंज करने का मतलब यह है कि आपको वो असेट चाहिए होंगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या कर सको, आप मैन्युफैक्चर करने में काम आ सको। बेसिकली मेरे असेट स्ट्रक्चर का मतलब समझना कि असेट जो टॉयज बनाने के काम में आ रही हैं वो इसका असेट स्ट्रक्चर है, और जो असेट इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में काम आ रही है वो इसका असेट स्ट्रक्चर है ना। अब अगर मैं एंटर करना चाहता हूं न्यू बिजनेस में, जहां पर मुझे एक नया असेट स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, तो क्या मिस्टर एक्स को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट मनी और नॉट। एज यू नो, अगर आपको इस मार्केट में एंटर करना है तो इसके अकॉर्डिंगली असेट चाहिए। अब अगर आपको इसके अकॉर्डिंग असेट चाहिए तो मनी के द्वारा ही असेट का इन्वेस्टमेंट होगा। तो द क्वेश्चन अराइज इन फ्रंट ऑफ मिस्टर ए कि वेदर ही शुड इन्वेस्ट इनटू इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और नॉट। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मिस्टर एक्स के दिमाग में आ रहा है। वेदर मिस्टर एक्स हैज टू इन्वेस्ट मनी इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और नॉट। क्यों ऐसा? क्योंकि इन दोनों का असेट स्ट्रक्चर अलग अलग है, इनका रिस्क प्रोफाइल भी अलग अलग है। आप समझ रहे हैं? टॉय इंडस्ट्री में जो रिस्क और रिटर्न है, क्या वही रिस्क और रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में प्रिवेल कर रही होगी क्या? नहीं।
नहीं कर रही होगी, दोनों की रिस्क रिटर्न अलग है, दोनों का असेट स्ट्रक्चर अलग है। तो अब मिस्टर एक्स क्या करें? अच्छा जी, अब एक और समस्या आई, बहुत धीरे धीरे सुनना। अब ये जो मिस्टर एक्स हैं, wants to take decision of investment। क्लियर है बिल्कुल? मिस्टर एक्स को डिसीजन किस चीज का लेना है? इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है। wants to take decision of investment। और ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इसी को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन। एग्री? अब मुझे बताइए, अगर मुझे कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मिस्टर एक्स should evaluate NPV of asset। बोलो एग्री? मिस्टर एक्स को इस असेट की एनपीवी निकालनी पड़ेगी। फॉर एनपीवी कैलकुलेशन we need a discount rate that is K। अब सुनो, अब आपको ये जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है, इसकी एनपीवी निकालनी पड़ेगी। एनपीवी निकालने के लिए आपको के निकालनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी मिस्टर एक्स के ऊपर टॉय इंडस्ट्री की रिस्क चल रही थी, तो अभी जो केई मिस्टर एक्स के लिए एप्लीकेबल है वो टॉय की होगी या नहीं होगी? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से तो अभी तक मिस्टर एक्स का कोई लेना देना ही नहीं था। जो मिस्टर एक्स हैं वो अभी सॉफ्ट टॉय का बिजनेस कर रहे थे, तो अभी जो केई ये यूज कर रहे थे वो किसकी होगी? टॉय इंडस्ट्री से रिलेटेड होगी। समझ रहे? अब मेरा एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्या ये टॉय इंडस्ट्री की केई आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की केई मान सकते हो क्या? क्या टॉय इंडस्ट्री की केई आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की केई मान सकते हो क्या? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। वाई? मेरी बात को सुनना, जब आप टॉय इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो तो केई को निकालते समय आपने टॉय इंडस्ट्री का बीटा काम में लिया होगा। आपने इसकी जब केई निकाली होगी वो कैसे निकाली होगी? आरएफ प्लस बीटा ऑफ असेट, बीटा ऑफ असेट देन आरएम माइनस आरएफ। तो मुझे बताइए, यहां ये जो बीटा ऑफ असेट है, ये बीटा ऑफ असेट टॉय की असेट को बता रहा है या नहीं? बिल्कुल। तो क्या टॉय बिजनेस की बीटा ऑफ असेट को मैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में लगा सकता हूं, जबकि दोनों का असेट स्ट्रक्चर अलग है, दोनों की असेट की रिस्क अलग अलग है? तो द आंसर इज नो। तो नाउ व्हाट शुड वी डू?
अगर मुझे एनपीवी के लिए केई चाहिए तो वो केई निकलेगी एस पर सीएपीएम, दैट इज आरएफ प्लस बीटा ऑफ असेट आरएम माइनस आरएफ। ठीक है, बीटा ऑफ असेट कौन सा? बीटा ऑफ असेट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। अगर मैं बीटा ऑफ असेट निकाल पाया तो मैं केई निकाल पाऊंगा। केई अगर निकाल लिया तो मुझे मेरी डिस्काउंट रेट मिल जाएगी। उस डिस्काउंट रेट से मैं उस असेट की एनपीवी निकाल लूंगा, और अगर वो एनपीवी पॉजिटिव आई तो मिस्टर एक्स ये डिसीजन ले लेंगे कि हाँ, मुझे डाइवर्सिफिकेशन कर लेना चाहिए, और इस डाइवर्सिफिकेशन के द्वारा मुझे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एंटर कर जाना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक रूल बिहाइंड द डाइवर्सिफिकेशन। आप सोचिए 2 मिनट इस बात को, बिल्कुल मैंने आपको क्या बताया, फिर मैं वापस से समराइज करूंगा और देन फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो लीजिए, मेरे हिसाब से आप लोगों को डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग बिल्कुल क्लियर होगा कि एक्चुअली में हम यहां क्या करना चाहते हैं। मैं समराइज करता हूं। मिस्टर एक्स जो हैं, जो कि अभी टॉय इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, तो वो टॉय इंडस्ट्री के बीटा का यूज कर रहे होंगे, और इनके ऊपर जो रिटर्न की रेट लग रही है वो टॉय इंडस्ट्री की है। नाउ ये मिस्टर एक्स अब डाइवर्सिफिकेशन करके इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाना चाहते हैं, तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का पार्टिसिपेंट बनेंगे। अब अगर इन्हें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो इनको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब हुआ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब हुआ एनपीवी आपको इवेल्युएट करनी पड़ेगी। एनपीवी के लिए आपको केई चाहिए जो कि एक डिस्काउंट रेट होगी, और डिस्काउंट रेट के लिए आपको केई निकालने के लिए सीएपीएम मॉडल यूज करना है। बट यहां पर जो बीटा ऑफ असेट होना चाहिए, आप समझ रहे हैं, where beta of asset must be इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। यहां तक की सारी बातें अगर क्लियर है तो अपन आगे चलते हैं। क्लियर है बिल्कुल, आइएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको अगले पॉइंट की तरफ समझाता हूं। ये जो मैंने आपको समझाया दैट इज बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन। ना अब ये जो मिस्टर एक्स हैं, जो कि अब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में एंटर होना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, तो अब इन्हें इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का बीटा चाहिए। बट समस्या क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का बीटा अवेलेबल नहीं है इनका। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से जुड़े हुए नहीं थे। अभी तक इनका जो असेट स्ट्रक्चर था वो सॉफ्ट टॉय बनाने वाली इंडस्ट्री का था। तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। मिस्टर एक्स इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जाए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, और इस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जाकर एक सिमिलर कंपेरेबल कंपनी को देखेंगे। कंपेरेबल कंपनी यानी जिस तरह का इनका बिजनेस का व्यू पॉइंट है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की कंपेरेबल कंपनी में जाएंगे और उस
कंपेरेबल कंपनी का बीटा ऑफ असेट लेंगे, ठीक है। चूंकि वो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट के रूप में, तो उसका जो असेट स्ट्रक्चर होगा वैसा ही असेट स्ट्रक्चर मिस्टर एक्स को भी चाहिए होगा। आप समझ रहे हैं? ये जो कंपेरेबल कंपनी है ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का पार्टिसिपेंट है, तो इसका मतलब इस कंपनी पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का बीटा लग रहा होगा। अगर आपकी कंपनी सिमिलर टू दिस कंपनी है तो आप उसका बीटा उठाएं और उसके बीटा को मिस्टर एक्स क्या कर लेंगे, अपना बीटा मान लेंगे एज अ प्रॉक्सी। तो दिस विल बी कॉल्ड प्रॉक्सी बीटा, दिस विल बी कॉल्ड प्रॉक्सी बीटा। लीजिए मैंने आपको एक और टर्म समझा दिया, प्रॉक्सी बीटा की बात कर रहा हूं। आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में गए, वहां पर आपने कंपेरेबल कंपनी का बीटा उठाया। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की रिस्क को कवर कर रही है और आपको भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आना है और आपकी कंपनी इस कंपनी से कंपेरेबल है, तो इस कंपनी का जो बीटा होगा आप उस बीटा को अपना बीटा ज्यूम कर सकते हैं। इसे ही कहा जाता है प्रॉक्सी बीटा कॉन्सेप्ट, इसे ही बोला जाता है प्रॉक्सी बीटा कॉन्सेप्ट। क्या यहां तक भी बात क्लियर है? मैं सब लिखवा दूंगा ये बातें, पहले इसका पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम ले लें। तो दिस विल बी कॉल्ड एज प्रॉक्सी बीटा। आइए और आगे बढ़ता हूं, देखिएगा ये है मिस्टर एक्स, चलिए इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस पर सोच जो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक, आइए और यह है कंपेरेबल कंपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा अब मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक और कंपेरेबल चीज पूछ रहा हूं। ये मिस्टर एक्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में आना चाहते हैं और ये एक कंपेरेबल कंपनी है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में। थोड़ा सा मेरी बात को सोच के जवाब देना, मुझे बताइए इन दोनों में कंपैरिजन किस बात को लेकर करोगे? क्या उनकी असेट का नेचर सेम होना चाहिए? और इसका असेट नेचर सेम होना चाहिए? या इनका फंड अरेंज करना, इक्विटी और डेट सेम होना चाहिए? आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। मिस्टर एक्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में आना चाहते हैं, वो एक कंपेरेबल कंपनी को देख रहे हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो किस बात को लेकर है, इन दोनों का ये जो कंपेरेबल सिचुएशन आप ले रहे हो, क्या ये डेट इक्विटी का होना चाहिए या असेट स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए? आप किस बेसिस पर इनको कंपेरेबल करोगे? क्या इसको भी उन्हीं असेट्स की जरूरत पड़ेगी जो कि इस बिजनेस में काम आ रही है, या आप ऐसा बोलोगे कि अगर इसने इतनी इक्विटी इशू कर रख सॉरी अगर इसने इतनी इक्विटी इशू कर रखी है तो ये भी उतनी इक्विटी इशू करेगा, या इसने अगर इतने का लोन ले रखा है तो मैं भी इतने का लोन लूंगा? क्या लगता है आपको? थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट।
क्या इन दोनों का कंपैरिजन असेट तरफ से होना चाहिए या इन दोनों का कंपैरिजन लाइबिलिटी तरफ से होना चाहिए? फॉर श्योर आप इस बात के लिए बिल्कुल एग्री हैं कि आपकी जो सिमिलरिटी होनी चाहिए वो असेट नेचर की होनी चाहिए। यानी जिस तरह की असेट इसने अपने यहां लगा रखी है उसी तरह का असेट स्ट्रक्चर मिस्टर एक्स को चाहिए। हाँ, इट मे बी पॉसिबल कि इसने अपना फंड अरेंज करने में एक अलग डेट इक्विटी रेशियो ले रखा हो और इसने अपना फंड अरेंज करने में एक अलग डेट इक्विटी रेशियो ले रखा हो। तो यानी व्हाट विल बी द रूल, मैं इसके बीटा ऑफ असेट को उठाकर यहां एज अ प्रॉक्सी ले सकता हूं। मैं इसके बीटा ऑफ असेट को यहां बीटा ऑफ असेट एज अ प्रॉक्सी ले सकता हूं, चूंकि ये असेट की तरफ रिस्क की बात कर रहा है, लेकिन हमारा जो डेट इक्विटी मिक्स है वो अलग हो सकता है। हमारा जो डेट इक्विटी मिक्स है मे बी पॉसिबल इसकी बीटा ऑफ इक्विटी की रिस्क और इसकी बीटा ऑफ इक्विटी की रिस्क अलग अलग हो। तो यानी व्हाट डज इट मीन, मैं ये जो कंपैरिजन कर रहा हूं ये कंपैरिजन कभी भी लाइबिलिटी अप्रोच का नहीं है। फंड अरेंजमेंट हमारा अपना मैटर है, अवर ओन प्रिस्क्रिप्शन है कि मैं फंड अरेंजमेंट कहां से करता हूं, लेकिन वी कैन से वन थिंग कि इसका जो असेट स्ट्रक्चर है मुझे भी उसी तरह का असेट स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा सो दैट मैं असेट साइड को इक्वल कर सकता हूं, मैं लाइबिलिटी साइड को इक्वल नहीं कर सकता। और इसीलिए ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपका जो प्रॉक्सी बीटा होना चाहिए वो प्रॉक्सी बीटा असेट बीटा होना चाहिए, इक्विटी बीटा नहीं होना चाहिए। लीजिए, अब मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं। अब इन सभी बातों को हम एक एक करके लिखेंगे। क्लियर है यहां तक के सारे पॉइंट आपको? आइए तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखो, डाइवर्सिफिकेशन। Diversification means change in area of business. Change in area of business. Example, ठीक है, ये है टेक्सटाइल कंपनी। टेक्सटाइल कंपनी, ठीक है। अब ये जो टेक्सटाइल कंपनी है ये जाना चाहती है रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट बिजनेस में, that will be called change in area of business. लीजिएगा, ये है रेडीमेड गारमेंट कंपनी, और ये अपने एरिया को चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में जाना चाहती है।
इसे कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन। द पॉइंट नंबर वन इज डाइवर्सिफिकेशन मीन्स चेंज इन एरिया ऑफ बिजनेस। लिखेंगे पॉइंट नंबर टू, फॉर for diversification of business, we have to invest money into asset structure of new business, of new business. And hence we have to calculate NPV of new asset। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमें बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उस नए बिजनेस में अगर पैसा इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना है तो मुझे क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मुझे उस न्यू असेट की एनपीवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट यहां तक लिख लिया, लिखें फॉर वापस देखना है पीछे, ये लीजिए, देखिए लिख लीजिए आराम से। डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग, और डाइवर्सिफिकेशन के लिए मुझे जो डिसीजन लेना पड़ेगा उसको मैं बोलूंगा एनपीवी डिसीजन। फॉर एनपीवी कैलकुलेशन we must calculate KE which is basically a discount rate। Discount rate KE will calculate using CAPM, capital asset pricing model, and for this we require beta of asset for new business। लीजिए थर्ड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, अगर हमें एनपीवी कैलकुलेट करनी है तो एनपीवी के लिए मुझे केई चाहिए, जो कि बेसिकली एक डिस्काउंट रेट होती है। तो मेरी बात समझ आ गई आपको, अगर डिस्काउंट रेट निकालनी है तो केई चाहिए, और केई जब आप सीएपीएम मॉडल से निकालोगे तो बीटा चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं उस नए बिजनेस का बीटा कैसे लाऊं, क्योंकि मैं तो पहली बार उस मार्केट में एंटर कर रहा हूं। we should use beta of comparable company
we should use beta of comparable company as proxy beta to calculate और इसीलिए हम क्या करेंगे, हम कंपेरेबल कंपनी का बीटा निकालेंगे। चूंकि वो कंपेरेबल कंपनी ऑलरेडी बिजनेस में एग्जिस्ट करती है, तो मैं उसका बीटा आसानी से निकाल सकता हूं और उसके बीटा को मैं एज अ प्रॉक्सी बीटा यूज कर लूंगा अपनी कंपनी में। वेयर मोर देन वन comparable companies exist, then we must use average beta for KE calculation। अगर मान लीजिए हमारे पास कंपेरेबल कंपनी एक से ज्यादा है, तो हमें क्या करना चाहिए, एवरेज बीटा को काम में लेना चाहिए। बीटा ऑफ असेट remains same whatever debt equity mix will be used। That is the most important point। आप इसको अंडरलाइन कर लें, आप इसको हाईलाइट कर लें। हम दो कंपनियों का जो बीटा कंपेयर कर रहे हैं वो बीटा ऑफ असेट है, हम कहीं भी डेट इक्विटी को कंपेयर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि फंड अरेंजमेंट का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उस फंड अरेंजमेंट का जो यूटिलाइजेशन है असेट में वो सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बीटा ऑफ असेट है वो सेम रहेगा, वेदर डेट इक्विटी मिक्स विल बी चेंज। यानी फॉर एग्जांपल मैंने जो कंपेरेबल कंपनी उठाई, मान लीजिए उस कंपनी का जो डेट इक्विटी है वो 60-40 है, ठीक है, और मेरा जो डेट इक्विटी है वो 20 और 80 है। लेकिन फंड अरेंजमेंट कभी भी असेट पर इंपैक्ट नहीं डालेगा। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। मैं जो आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि असेट का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, हाँ आप उसके फंड अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल कि जो कंपेरेबल कंपनी है उसने 100% पैसा ओनर्स फंड लगाया हो, यानी इक्विटी से लिया हो, डेट हो ही ना। और दूसरा कि अगर आप अपनी कंपनी में देख रहे हो तो हो सकता है कि आपने 50-50 का रेशो ले रखा हो, बट इट डजेंट मैटर। बीटा ऑफ असेट सेम रहेगा, आपका डेट इक्विटी मिक्स कुछ भी हो सकता है। एंड as per the assumption of CAPM, as per the assumption of CAPM, debts are considered as risk free, that is having zero beta, having zero beta।
लीजिए, एज पर द अजम्पशन ऑफ CAPM मॉडल हमारी जो रिस्क फ्री होते हैं, तो यानी डेट का बीटा हमेशा क्या लेना है, आपको 0 लेना है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस। दिस diversification process is also known as pure play technique. इसे ही प्योर प्ले टेक्निक भी बोला जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को, ये जो डाइवर्सिफिकेशन का हम प्रोसेस ले रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्योर प्ले टेक्निक भी बोलते हैं। क्लियर है बिल्कुल। तो ये मेरे पास एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हुआ अभी तक कि डाइवर्सिफिकेशन या प्योर प्ले टेक्निक या प्रॉक्सी बीटा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बताइए, क्लियर है बिल्कुल यहां तक आपका पॉइंट? कोई भी डाउट हो यहां तक में तो बताइए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, देयर मे बी following situations there may be following situations in respect of proxy beta। चलिएगा, अब हम प्रॉक्सी बीटा की कुछ सिचुएशंस पर बात करेंगे। सिचुएशन 1, और सिचुएशन 1 है अनलीवर्ड फर्म। अनलीवर्ड फर्म having no debt। बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ आप समझेंगे सिचुएशन को। मुझे डाइवर्सिफिकेशन की वजह से अपना बीटा ऑफ असेट निकालना है। अब मैंने कंपेरेबल फर्म उठाई, लेकिन वो जो कंपेरेबल फर्म है वो अनलीवर्ड फर्म है, यानी उस फर्म में डेट नहीं है। तो जरा हम उस फर्म की बैलेंस शीट की तरफ बात करते हैं। बैलेंस शीट, देखिएगा, इस तरफ आपके पास असेट होंगी जिसकी रिस्क को हम बीटा ऑफ असेट से डिनोट कर रहे हैं। चूंकि फर्म अनलीवर्ड है, तो इस अमाउंट का जो फाइनेंस हुआ होगा वो फाइनेंस पूरा का पूरा इक्विटी से हुआ होगा। एग्री? तो इधर की रिस्क कहलाई बीटा ऑफ इक्विटी। नाउ अब जरा मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक कंपेरेबल फर्म उठा रहे हो और वो जो कंपेरेबल फर्म है वो कंपेरेबल फर्म है अनलीवर्ड फर्म हैविंग नो डेट,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी असेट की फाइनेंसिंग है वो पूरी की पूरी फाइनेंसिंग इक्विटी के द्वारा हुई है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, सो वी कैन से दैट बीटा ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू बीटा ऑफ असेट। यानी मैं अगर अनलीवर्ड फर्म का इक्विटी बीटा ले लूं तो मेरे पास इक्विटी बीटा ही उसका असेट बीटा आ गया, और अगर मेरे पास कंपेरेबल फर्म का असेट बीटा आ गया तो यही असेट बीटा मैं ले जाकर अपनी कंपनी का असेट बीटा बना दूंगा। ये मेरे पास है, ये जो बैलेंस शीट है ये है अदर फर्म, अदर फर्म की बैलेंस शीट है जो मेरी कंपेरेबल है। अब अगर मैं बात करूं ओन, मेरी बैलेंस शीट की बात करूं, तो मेरे पास यहां जो असेट होंगी इसका ये जो बीटा ऑफ असेट है ये एज इट इज मैंने प्रॉक्सी के रूप में उठा लिया। क्लियर? बिल्कुल। कौन सा उठाया मैंने? ये जो बीटा यहां मैंने निकाला, ये बीटा उठाकर मैं एज अ प्रॉक्सी बीटा यहां पर शिफ्ट कर दूंगा, तो मेरे पास असेट बीटा आ गया। अब यहां पर मेरा डेट इक्विटी रेशियो कुछ भी हो सकता है, इट डजेंट मीन, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मेरी फर्म लीवर्ड है या अनलीवर्ड है। आप बात समझ रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं अगर कंपेरेबल फर्म अनलीवर्ड है तो उस कंपेरेबल फर्म का असेट बीटा निकाला विच इज इक्वल टू इक्विटी बीटा, और उसको उठाकर मैंने अपनी बिजनेस पे यहां पर शिफ्ट कर लिया, तो मेरे पास यहां पर असेट बीटा आ गया। बाय यूजिंग दिस बीटा मैं अपना के निकाल सकता हूं विच शुड बी द डिस्काउंट रेट। बोलिए, क्लियर? बिल्कुल। आइए आगे बढ़ता हूं। सिचुएशन टू, सिचुएशन टू है लीवर्ड फर्म। लीवर्ड फर्म, लीवर्ड फर्म कौन सी फर्म होती है? हैविंग डेट, हैविंग डेट। अगर एक फर्म में डेट है तो उस फर्म को हम क्या बोलेंगे? लीवर्ड फर्म बोलेंगे। क्लियर? बिल्कुल। आइए ये मैंने लिया बैलेंस शीट किसकी? कंपेरेबल फर्म या अदर फर्म की। समझना, लीवर्ड फर्म है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां तो मेरी असेट है, दैट विल बी बीटा ऑफ असेट, लेकिन इस असेट की जो फाइनेंसिंग हुई होगी वो इक्विटी और डेट दो की वजह से हुई है। नाउ इक्विटी की रिस्क को मैं बोलूंगा बीटा ऑफ इक्विटी, और डेट के लिए बोलूंगा बीटा ऑफ डेट। अच्छा जी, अब थोड़ा सा जरा सोच के बताइए, अगर मुझे इस कंपेरेबल फर्म का बीटा ऑफ असेट निकालना है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका बीटा ऑफ असेट इनके वेटेड एवरेज के बराबर होगा? क्योंकि मैंने कुछ फंड इक्विटी से अरेंज किया है, कुछ फंड डेट से अरेंज किया है, तो इन दोनों का जो वेटेड बीटा होगा वो ऑटोमेटिकली मेरे असेट स्ट्रक्चर को बराबर कर देगा। तो यानी बीटा ऑफ असेट इज इक्वल टू, तो बीटा ऑफ असेट होगा वेटेड एवरेज बीटा ऑफ
equity and debt. That means beta of asset is equal to बीटा ऑफ इक्विटी इंटू, अब इसका वेट कैसे निकालोगे, ई डिवाइडेड बाय ई प्लस डी प्लस बीटा ऑफ डेट इंटू डी डिवाइडेड बाय ई प्लस डी। क्लियर बिल्कुल। सिंस बीटा ऑफ डेट इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि सीएपीएम की हमारी एक अजम्पशन थी कि डेट जो होते हैं वो रिस्क फ्री हैं। तो अगर डेट रिस्क फ्री है तो डेट का बीटा 0 हो गया। डेट का बीटा अगर 0 हो गया तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन का ये पूरा पार्ट 0 हो गया। सो बीटा ऑफ असेट इज इक्वल टू क्या बचा, बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट। ये लीजिए, ये मेरे पास बीटा ऑफ असेट का फॉर्मूला आ गया, बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट। अब मैंने इस फॉर्मूले से असेट बीटा निकाल लिया और ये है मेरी ओन बैलेंस शीट, यानी डाइवर्सिफाइड बिजनेस। यहां पर ये असेट है और ये इसका बीटा ऑफ असेट है। क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, आपने ये फॉर्मूला लगाकर यहां बीटा ऑफ असेट निकाला और यही बीटा ऑफ असेट आप ले जाकर ये लीजिए, यहां यूज कर दोगे एज अ प्रॉक्सी बीटा। तो ये आपके पास प्रॉक्सी बीटा की वैल्यू आ गई। बाय यूजिंग द प्रॉक्सी बीटा, अब आप क्या करोगे, बाय यूजिंग द प्रॉक्सी बीटा, समझ में आ रही बात? ठीक है। अब आप इस प्रॉक्सी बीटा का यूज करेंगे और उससे अपनी डिस्काउंट रेट निकालकर और अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। यहां एक नोट डालना है, नोट, whenever taxes exist, then beta of asset is equal to beta of equity into E प्लस डी को 1 माइनस टी कर दोगे। देखिए सीधी सी बात है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में टैक्स रेट गिवन है तो हमारा जो डेट है उस पर हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपके फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा, आपका फॉर्मूला तब इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा। मैं आपको इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, नो नीड टू डिराइव द फॉर्मूला। आपको सीधा सा मैंने यहां जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें एक पॉइंट अपन ऐड कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में टैक्सेस एग्जिस्ट हैं तो आप डेट को आफ्टर टैक्स ले जाएंगे। तो ये हमारे पास सिचुएशन 2 आ गई। क्लियर है बिल्कुल? आइए सिचुएशन 3। अनलीवर्ड फर्म, मैं वापस से अनलीवर्ड फर्म की बातें कर रहा हूं। ये बैलेंस शीट अदर की है। अदर का मेरा मतलब हमेशा किससे है, मेरी कंपेरेबल फर्म से है। नाउ बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना है। अगर फर्म अनलीवर्ड है तो इधर केवल इक्विटी है,
दैट विल बी कॉल्ड बीटा ऑफ इक्विटी। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, अनलीवर्ड फर्म में असेट 1, असेट 2, असेट, आइएगा 3 डिफरेंट असेट। आप देखिएगा ये सिचुएशन 1 से कैसे अलग है। ये भी अनलीवर्ड फर्म थी बट सिंगल असेट। यहां मैं बात कर रहा हूं, ये भी है तो बीटा ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू बीटा ऑफ असेट, बट असेट आर मोर देन 1, यानी बीटा 1 है इसका, बीटा 2, बीटा 3। नाउ अब मुझे आप एक बात बताइएगा, बहुत सिंपल सी बात सुनना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फर्म का बीटा ऑफ असेट क्या होगा, फर्म का बीटा ऑफ असेट क्या होगा, तो लिखिए इन दिस सिचुएशन beta of asset can be calculated by either of the following। मैं ईदर ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन पर जाकर बीटा ऑफ असेट निकाल सकता हूं। फर्स्ट, बीटा ऑफ असेट को मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से समझना। बीटा ऑफ असेट इज इक्वल टू बीटा 1 इंटू वेट 1, बीटा ऑफ 2 इंटू वेट 2, और बीटा ऑफ 3 इंटू वेट 3। यानी मैं असेट अप्रोच को फॉलो करूं और इनका वेटेड एवरेज निकाल दूं, वेटेड एवरेज बीटा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर मेरे पास असेट का मोर देन 1 बीटा दिया हुआ है तो मैंने कितना कितना पैसा कहां कहां प्रपोर्शन कर रखा है, अगर मैं उसका वेटेड एवरेज निकाल दूं, बीटा 1 उसके वेट से मल्टीप्लाई, बीटा 2 उसके वेट से मल्टीप्लाई, बीटा 3 उसके वेट से मल्टीप्लाई, तो इन तीनों का टोटल भी वेटेड एवरेज बीटा आ गया। और चूंकि ये फर्म अनलीवर्ड फर्म है तो अल्टीमेटली अगर मैं कंबाइंड तौर पर बात करूं तो बीटा ऑफ असेट कैन बी इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी। अगर मैं इक्विटी बीटा निकाल लूंगा तो भी तो वो ऑटोमेटिकली बीटा ऑफ असेट आ गया। तो एक तरीका तो इधर से चलने का था जहां पर मैं इन सभी का वेटेड एवरेज निकाल दूं, और एक तरीका लाइबिलिटी से था, क्योंकि फर्म अनलीवर्ड है तो इक्विटी बीटा इज इक्वल टू असेट बीटा। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरी ओन बैलेंस शीट है डाइवर्सिफिकेशन की। बस अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, बीटा उठाइए और बीटा को उठाकर प्रॉक्सी बीटा बना दीजिए। प्रॉक्सी बना दीजिए। बोलिए, क्लियर है मेरी यहां तक की बातें? तो ये मेरे पास सिचुएशन नंबर 3 हो गई अनलीवर्ड फर्म की। बट अनलीवर्ड फर्म हैविंग मोर देन 1 असेट, आप चाहो तो यहां हैविंग मोर देन 1 असेट, आप ऐसा यहां पर लिख सकते हो, हैविंग मोर देन 1 असेट। आइएगा अब मैं बात करता हूं सिचुएशन
4. Levered firm having more than one asset. Levered firm having more than one asset. आइए, अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूं, अदर, फर्म लीवर्ड है, ध्यान से समझिएगा, तो यहां पर मेरे पास इक्विटी है, दैट इज बीटा ऑफ इक्विटी, और यहां मेरे पास डेट है, यानी बीटा ऑफ डेट. यहां मेरे पास असेट 1, असेट 2 और असेट 3. असेट 1, असेट 2 और असेट 3. तो इसका बीटा 1, इसका बीटा 2 और इसका बीटा 3. नाउ अगर अब मैं बात करूं कि मुझे फर्म का बीटा ऑफ असेट निकालना है, तो मेरे पास in this situation beta of asset can be calculated. In this situation beta of asset can be calculated by using either of the following. आइए, पहला तरीका तो वही है मेरे पास. अगर मुझे बीटा ऑफ असेट असेट साइड से निकालना है तो मैं बोलूंगा वेटेड एवरेज बीटा ऑफ असेट्स. लीजिए, अगर मुझे बीटा ऑफ असेट निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, आप मेरी बात को समझ रहे हैं. अगर मुझे बीटा ऑफ असेट निकालना है तो वेटेड एवरेज बीटा ऑफ असेट, दैट मीन्स बीटा ऑफ असेट इज इक्वल टू बीटा 1 इंटू वेट 1, बीटा 2 इंटू वेट 2 और बीटा 3 इंटू वेट 3. तो एक तरीका तो ये हो गया, या फिर मैं सेकंड तरीके से क्या बोल सकता हूं कि बीटा ऑफ असेट इज इक्वल टू वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी एंड डेट. मैं अगर लाइबिलिटी अप्रोच से जाऊं तो इन दोनों का जो वेटेड एवरेज होगा वो भी तो इस साइड के बराबर होगा. तो दैट मीन्स बीटा ऑफ असेट इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू ई डिवाइडेड बाय ई प्लस डी प्लस बीटा ऑफ डेट इंटू डी डिवाइडेड बाय ई प्लस डी. ये मेरे पास बीटा ऑफ असेट लाइबिलिटी अप्रोच से आ गया. सिंस debts are risk free as per the assumption of CAPM, हमारे जो डेट्स हैं वो रिस्क फ्री हैं. Since debts are risk free and hence beta of debt is equal to 0 and hence beta of debt हमारा क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। सो बीटा ऑफ असेट इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट। तो ये मेरे पास बीटा ऑफ असेट का फॉर्मूला आ गया कि बीटा ऑफ असेट इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट। बताइए, क्लियर बिल्कुल? आइए, नोट, if tax rate is given। अब अगर आपके पास यहीं पर लीवर्ड फर्म के केस में टैक्स रेट आ जाती है तो टैक्स रेट के केस में आप एक फॉर्मूले में चेंज कर देंगे, बीटा ऑफ असेट इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट, और डेट को 1 माइनस टी। तो ये आपके पास लीवर्ड फर्म हैविंग मोर देन वन असेट का केस हो गया। असेट अप्रोच से चलोगे तो वेटेड एवरेज बीटा ऑफ असेट निकाल दूंगा, और लाइबिलिटी अप्रोच से चलूंगा तो वेटेड एवरेज ऑफ इक्विटी एंड डेट निकाल दूंगा। चूंकि डेट का बीटा जीरो होना है क्योंकि वो रिस्क फ्री है, तो ऑटोमेटिकली बीटा ऑफ असेट इस फॉर्मूले के बराबर आ गया। और अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट आ गई तो डेट को हम टैक्स के बाद के इंपैक्ट से एडजस्ट कर देंगे, डेट को नेट ऑफ टैक्स कर दोगे, तो बीटा ऑफ असेट अब आपका इस फॉर्मूले से आ जाएगा। यानी आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको जो कंपेरेबल फर्म दी हुई है वो इन चार सिचुएशन में से किसी भी एक सिचुएशन पर आ जाएगी। आपकी जो लीवर्ड फर्म, जो कंपेरेबल फर्म है, ध्यान से सुनना, आपकी जो भी कंपेरेबल फर्म है वो इन चारों में से जिस कैटेगरी में आएगी आप उस फर्म का असेट बीटा निकाल लोगे। देन वो असेट बीटा आप एज अ प्रॉक्सी बीटा यूज करोगे एंड देन आप अपनी डिस्काउंट रेट कंप्यूट कर लोगे। ठीक है? अब डिस्काउंट रेट में भी एक बात है हमारे पास, अगर मान लीजिए मेरी फर्म अनलीवर्ड है तो डिस्काउंट रेट विल बी के, लेकिन अगर मेरी फर्म लीवर्ड फर्म है तो मेरी जो डिस्काउंट रेट होगी वो WACC होगी। तो मैं इस बात का एक नोट डाल देता हूं, लिखें आगे, नोट, by using proxy asset beta we can compute discount rate। we can compute discount rate। KE is equal to RF plus beta of asset और RM minus RF। ये जो KE है बेसिकली ये आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है। ठीक है, ये आपकी KE के बजाय हम इसको यहां क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। नोट, if we have to use WACC
if we use WACC by using beta concept, then जो मैं के निकालूंगा वो RF प्लस बीटा ऑफ इक्विटी RM माइनस RF और KD यूजुअल मैनर। ये आपको अभी इतना डिटेल में नहीं समझना है। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए तो हमें कैसे अप्लाई करना है मैं लेटर ऑन बात करूंगा। आप अभी सिर्फ ये नोट डाल लें बस, यूजुअल मैनर आफ्टर टैक्स। then calculate WACC in usual manner। देखिएगा, अगर मैं बेसिक पॉइंट पर बात करता हूं तो इस पर बेस्ड मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट मैं आपको फिर भी कोशिश करूंगा एक क्वेश्चन से इन दोनों नोट को एक्सप्लेन करने के लिए। आप अभी सिर्फ ये नोट लिख लेंगे, मैं इनका कोई एक्सप्लेनेशन आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मेरा अभी तक का टारगेट था ये 4 सिचुएशन ढूंढना। मेरी बात फिर सोच लेना, सुन लेना आराम से। चारों कंपेरेबल सिचुएशन से मैं जो मेरी प्रॉक्सी फर्म है या कंपेरेबल फर्म है उसका बीटा निकालूंगा, उस असेट बीटा को मैं अपना प्रॉक्सी बीटा मान लूंगा। क्लियर? बिल्कुल। फिर डिस्काउंट रेट में अगर क्वेश्चन आते हैं तो मेरे पास ये 2 सिचुएशन हो सकती हैं। क्लियर? और ये नोट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब तक आपका असेट स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा तब तक आपकी डिस्काउंट रेट चेंज नहीं होगी। आपके डेट इक्विटी मिक्स में किसी भी एक्सटेंट तक चेंज आ जाए, आपके डेट इक्विटी मिक्स में किसी भी एक्सटेंट तक चेंज आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डेट इक्विटी मिक्स आपकी डिस्काउंट रेट को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसका से आपका असेट बीटा चेंज नहीं होगा। तो ये आपका एक पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था, प्रॉक्सी बीटा, असेट बीटा, प्रॉक्सी बीटा, असेट बीटा, इक्विटी बीटा एंड डिस्काउंट रेट। क्वेश्चन नंबर 52 CA एग्जाम for CA students and question number 38 for CMA students। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 52 तो देखेंगे CA स्टूडेंट्स और क्वेश्चन नंबर 38 फॉर CMA स्टूडेंट्स। देखिए क्या बोल रहा है, मिडलैंड इंडस्ट्रीज हैज 3 ऑपरेटिंग डिविजन्स। हमारे को एक कंपनी की इंफॉर्मेशन दी हुई है, मिडलैंड इंडस्ट्रीज, मिडलैंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये जो मिडलैंड इंडस्ट्री है इसमें 3 डिवीजन वर्क कर रहे हैं। पहला है फूड डिवीजन, ठीक है, दूसरा है केमिकल डिवीजन, और तीसरा है मशीन टूल्स डिवीजन। मुझे बताइए, ये जो मिडलैंड इंडस्ट्री है इसमें ये 3 डिवीजन वर्क कर रहे हैं, क्या ये तीनों डिवीजन अलग अलग इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट हैं या नहीं? आपका फूड डिवीजन फूड इंडस्ट्री का एक पार्टिसिपेंट है, आपका केमिकल डिवीजन केमिकल इंडस्ट्री का एक पार्टिसिपेंट है,
और टूल्स डिवीजन टूल इंडस्ट्री का पार्टिसिपेंट है। क्लियर? आपने अपनी फर्म वैल्यू का 0.50 यहां पर लगा रखा है, अपनी फर्म वैल्यू का 0.30 यहां लगा रखा है और 0.20 यहां लगा रखा है। ये आपको मिडलैंड इंडस्ट्री का डेटा दिया है। द फाइनेंस डायरेक्टर wishes to estimate divisional cost of capital and has identified 3 different companies carrying out the similar activity. अब आपने इन सभी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ढूंढने के लिए सिमिलर कंपनियों में देखा, तो आपको 3 सिमिलर कंपनियां मिली जो कि आपके इन तीनों डिवीजन को कंपेरेबल बनाती हैं। पहली है फूड कंपनी। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं, कंपेरेबल कंपनी है फूड कंपनी। अमलगमेटेड फूड। आइए मैंने सबसे पहले इस कंपेरेबल कंपनी का डेटा उठाया। इस कंपेरेबल कंपनी में उसने मुझे क्या दिया हुआ है, ध्यान से आप देखिएगा। वो ये बोल रहा है कि आपका डेट इक्विटी का प्रोपोर्शन दे रखा है 0.4:1। ये इक्विटी और ये डेट है। इक्विटी 1 है और डेट आपका 0.40 है। ठीक है। बीटा ऑफ इक्विटी 0.9 दे रखा है। बीटा ऑफ इक्विटी 0.9 है। ठीक है। अब मुझे बताइए, ये जो कंपनी है आपकी, ये फूड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, तो यहां पर जो असेट होंगी क्या वो केवल और केवल फूड से रिलेटेड होंगी या नहीं होंगी, बताइए। नाउ अब अगर मैं इस अमलगमेटेड फूड इंडस्ट्री का, इस फूड कंपनी का बीटा ऑफ एसेट निकाल लूं, तो वी कैन यूज दिस प्रॉक्सी बीटा फॉर आवर फूड डिवीजन। लीजिए, तो बीटा ऑफ एसेट लूंगा, बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट, केवल यही फैक्टर लूंगा। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारा जो बीटा ऑफ डेट होता है वो 0 होता है। बीटा ऑफ डेट 0 होता है, तो इस फैक्टर का कोई मतलब नहीं है। इसको सॉल्व करिए। बीटा ऑफ इक्विटी 0.90 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.4, वैल्यू निकालिए कितना आया। 1 डिवाइड बाय 1.4 इंटू 0.9, 0.64 मेरे पास बीटा आ गया। अब ये जो बीटा मेरे पास आया, ये मेरे फूड डिवीजन का प्रॉक्सी बीटा बन जाएगा। वी कैन यूज 0.64 एज अ प्रॉक्सी बीटा ऑफ आवर फूड डिवीजन। बोलिए, क्लियर है? बिल्कुल। आइए केमिकल डिवीजन के लिए हम जाते हैं केमिकल के ऊपर, जो हमारे पास एक कंपनी दे रखी है। आइए सेकंड पॉइंट, केमिकल। केमिकल्स। आइए यहां पर आपको इक्विटी जो है वो है 0.25, सॉरी इक्विटी 1 है। डेट इक्विटी रेशियो आपको दे रखा है। व्हाट डज इट मीन? इक्विटी 1 है और डेट आपका 0.25 है।
0.25:1 डेट इक्विटी रेशियो है, तो डेट 0.25 और इक्विटी 1। बीटा ऑफ इक्विटी दे रखा है 1.2 और बीटा ऑफ डेट हमारा 0 होता है। अगर ये केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है तो इसके पास भी एक सिंगल असेट स्ट्रक्चर होगा जो कि केवल और केवल केमिकल की इंडस्ट्री की रिस्क पर बेस्ड है। तो लीजिए वापस से बीटा ऑफ असेट निकाल लूंगा, बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट, 1.2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.25। लीजिए 1 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 0.96, ये मेरा इस कंपनी का असेट बीटा आ गया और यही बीटा मैं अपने इस डिवीजन का प्रॉक्सी बीटा बना दूंगा 0.96। आइए अब हम तीसरे डिवीजन के लिए तीसरी कंपनी के पास गए। टूल्स कंपनी, यहां पर हमारे पास इक्विटी 1 है और डेट हमारा 0.50 है। बीटा ऑफ इक्विटी जो आपको दे रखा है दैट इज 1.40 और बीटा ऑफ डेट आपको दे रखा है 0। बीटा ऑफ इक्विटी 1.4 और बीटा ऑफ डेट 0। ये भी चूंकि एक सिंगल इंडस्ट्री है तो इसके पास जो असेट होंगी वो केवल और केवल टूल्स बिजनेस की असेट होंगी। नाउ सिचुएशन समझ आ रही है। सेकंड सिचुएशन हमारे पास लग रही है। कंपेरेबल कंपनी की सिचुएशन पहचानो, उससे आप वैल्यू निकाल लो। तो बीटा ऑफ असेट इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट। बीटा ऑफ इक्विटी है 1.4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.5, 0.93। लीजिए इस चंकी टूल्स का जो बीटा आया आपका दैट इज 0.93। ये 0.93 हम क्या करेंगे एज अ प्रॉक्सी बीटा हम अपने इस डिवीजन पर काम में ले लेंगे, दैट इज 0.93। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास हमारे तीनों प्रॉक्सी बीटा आ गए। क्लियर है बिल्कुल। मिडलैंड इंडस्ट्री के तीनों डिवीजन के हमारे पास प्रॉक्सी बीटा आ गए। लीजिए हमारे एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। इसने एक क्वेश्चन मांगा था एस्टिमेट असेट बीटा फॉर ईच ऑफ द मिडलैंड डिवीजन ऑन द assumption that debt can be regarded as a risk free। आपको तीनों की बीटा वैल्यू निकालनी थी ये अज्यूम करते हुए कि आपके जो डेट है वो रिस्क फ्री है। सेकेंड, अब ये बोल रहा है अगर मिडलैंड इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.25 है, यानी इसकी इक्विटी है 1, तो इसका जो डेट है हमारा वो है 0.25। तो बीटा ऑफ इक्विटी निकालकर बताना है आपको, बीटा ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है। अब अगर मेरे पास असेट साइड कंप्लीट हो चुकी है तो मैं सबसे पहले असेट बीटा निकाल सकता हूं। लीजिए सबसे पहले निकालते हैं बीटा ऑफ असेट फॉर मिडलैंड इंडस्ट्री।
अगर हम मिडलैंड इंडस्ट्री पर जाते हैं, उसका बीटा ऑफ असेट, बीटा ऑफ असेट इज इक्वल टू वेटेड एवरेज बीटा ऑफ assets in portfolio. तो बीटा ऑफ असेट हो जाएगा बीटा 1 इंटू W1, बीटा 2 इंटू W2, बीटा 3 इंटू W3। बताइए बीटा 1 कितना है? पहला बीटा है 0.64 और वेट है 0.5। 0.64 इंटू 0.5 प्लस बीटा 2 0.96 इंटू 0.3 इंटू 0.3 प्लस तीसरा बीटा है 0.93 इंटू 0.2 इंटू 0.64 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.32, 0.96 इंटू 0.3 0.288, 0.93 इंटू 0.2 186, तो 0.186 प्लस 0.288 प्लस 0.32, तो 0.794। ये लीजिए मेरे पास बीटा ऑफ असेट आ गया 0.794। बीटा ऑफ असेट इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट होता है। और अगर मुझे अब बीटा ऑफ इक्विटी निकालना है तो इक्वेशन हो गई बीटा ऑफ असेट इंटू ई प्लस डी डिवाइडेड बाय ई। तो बीटा ऑफ असेट मेरे पास 0.794 इंटू मिडलैंड इंडस्ट्री का 1.25 हो गया, डिवाइडेड बाय 1, निकालिए कितना आ गया 0.99। ये मेरे पास बीटा ऑफ इक्विटी आ गया 0.99। तो अगर मुझे बीटा ऑफ इक्विटी निकालना था मिडलैंड इंडस्ट्री का, तो मिडलैंड इंडस्ट्री का बीटा ऑफ इक्विटी आ गया। अब ये पूछ रहा है अगर आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% दी हुई है, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न 18 है, तो आपको हर डिवीजन के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो सी क्वेश्चन में आपको आरएफ दे रखी है 10% और आरएम आपको दे रखी है 18%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच डिवीजन, हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है हर डिवीजन के लिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच डिवीजन आपको कैलकुलेट करनी है। फूड डिवीजन, RF 10 प्लस फूड डिवीजन का बीटा कितना था 0.64
देन 18 माइनस 10, 10 प्लस ये हो जाएगा 0.64 इंटू 8, 5.12, रेट आ गई 15.12%। फूड डिवीजन के बाद है केमिकल डिवीजन। केमिकल डिवीजन 10 प्लस, केमिकल डिवीजन का बीटा था 0.96, तो इंटू 0.96, 18 माइनस 10, 10 प्लस 0.96 इंटू 8, 7.68, 17.68%। ये आपका केमिकल डिवीजन होगी। एंड आफ्टर गेटिंग केमिकल डिवीजन हमारे पास है टूल डिवीजन। टूल्स डिवीजन, टेन प्लस, बीटा है 0.93, 18 माइनस 10, 10 प्लस 0.93 इंटू 8, 7.44, 17.44%। ये आपके पास मिडलैंड इंडस्ट्री के हर डिवीजन की सेपरेट सेपरेट क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था प्रॉक्सी बीटा के कॉन्सेप्ट को लेकर। क्वेश्चन नंबर 35 फॉर सीए स्टूडेंट्स एंड क्वेश्चन नंबर 32 फॉर सीएमए स्टूडेंट्स। देखिए क्या बोल रहा है, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ORE कंपनी इज ₹60 लाख। ठीक है, आपको एक कंपनी दे रखी है ORE। आइए जरा बैलेंस शीट पर बात करता हूं। इक्विटी की वैल्यू दे रखी है 60 लाख। ठीक है, एंड द टोटल वैल्यू ऑफ डेट इज 40 लाख। ये आपको टोटल वैल्यू ऑफ डेट भी दी हुई है। द ट्रेजरर एस्टिमेट दैट बीटा ऑफ स्टॉक इज करंटली 1.5, यानी बीटा ऑफ स्टॉक मतलब बीटा ऑफ इक्विटी दे रखा है 1.5। दैट द एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम ऑन द मार्केट इज 10% एंड द टी बिल रेट इज 8%। दैट मीन्स RF 8 दी हुई है और RM माइनस RF का जो गैप है वो आपको 10 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसने पूछा है व्हाट इज द बीटा ऑफ द कंपनीज एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ असेट। यहां पर हमारे पास असेट है, तो यानी ये हमारे पास बीटा ऑफ असेट हो गया। तो इसने पहला क्वेश्चन यही मांगा है कि आपको असेट बीटा कैलकुलेट करके बताना है। तो लीजिए, बीटा ऑफ असेट इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इनटू, हाँ जी, बीटा ऑफ असेट इज इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी इनटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट। सॉल्व कर दीजिए। इक्विटी बीटा है 1.5 इंटू इक्विटी की वैल्यू है 60 लाख, और अगर इन दोनों की वैल्यू को जोड़ेंगे तो 1 करोड़। 60 प्लस 40, सॉल्व कर दीजिए। 60 लाख 1 करोड़
इंटू 1.5, तो 0.9 आपके पास बीटा ऑफ एसेट आ गया, दैट इज 0.9। ये तो इसने आपसे पहला क्वेश्चन मांगा था। सेकंड, अब ये क्या बोल रहा है, एस्टिमेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिस्काउंट रेट फॉर एन एक्सपेंशन ऑफ द कंपनीज प्रेजेंट बिजनेस। ठीक है, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है और डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करनी है। देखिएगा, अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट असेट पर करना पड़ेगा। तो अगर आप असेट पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो डिस्काउंट रेट है, डिस्काउंट रेट बेस्ड ऑन असेट स्ट्रक्चर, यहां पर अब मैं बात कर रहा हूं, मैंने आपको जो नोट लिखवाया था, तो मेरे पास डिस्काउंट रेट यानी रिक्वायर्ड रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर एफ प्लस बीटा ऑफ असेट देन आर एम माइनस आर एफ। इसको सॉल्व करिए, आर एफ 8 है, बीटा ऑफ असेट 0.90 है, और आर एम और आर एफ का गैप आपको 10 दे रखा है। तो 8 + 9 दैट मीन्स 17% मेरे पास आ गया। अगर मैं डिस्काउंट रेट निकालना चाहता हूं बेस्ड ऑन असेट स्ट्रक्चर तो मेरे पास 17% का पॉइंट। अब अगर मैं केई पर बात करूं बाय यूजिंग द इक्विटी बीटा, केई using beta of equity, RF plus beta of equity, RM minus RF. That means RF 8 plus beta of equity 1.5 multiply by 10. इनका गैप 10 है, तो that is 8 plus 15, 23% मेरी के लिए। तो ये लीजिए, ये मेरे पास हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और असेट स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्या आ जाएगी, डिस्काउंट रेट कैलकुलेट हो जाएगी कि हमारी डिस्काउंट रेट क्या होनी चाहिए। क्लियर है बिल्कुल।